हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर मैथ का रियल नंबर, वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। चलिए देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर जानने से पहले हम सारे नंबर के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस किसी क्लास में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर कितने टाइप के होते हैं जिसको नंबर सिस्टम बोलते हैं? कोई भी नंबर या तो रियल नंबर हो सकता है या इमेजिनरी हो सकता है, या तो वो वास्तविक संख्या हो सकता है या काल्पनिक संख्या हो सकता है। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको मैथ में यूज करते हैं जिसकी कोई मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे रियल नंबर या तो वो रेशनल हो सकती है या इरेशनल हो सकती है। इमेजिनरी की बात करो तो वो सारे नंबर जो अंडर रूट में माइनस में हो, -2। मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? देखो, रूट के अंदर कभी भी माइनस नंबर नहीं आता। क्यों? अगर मान लीजिए या तो कोई नंबर पॉजिटिव 2, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, +2 हो सकता है या -2। अगर इसका स्क्वायर करूँ मैं तो कितना आएगा? 4। इसका स्क्वायर करूँ तो 4, यानी कि जो अंडर रूट में कोई भी नंबर होगा तो 4 रखूँ तो ये क्या आएगा? 2। -4 का मतलब क्या होगा? अगर मैं -2 लिखूँ यानी कि इसका स्क्वायर करने पे ही आना चाहिए 4, नहीं आएगा। तो यही क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। हमने मान लिया है कि अगर इसके अंदर माइनस लगा ले तो क्या होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। बात करते हैं रेशनल नंबर। कौन से नंबर होते हैं जो p/q के रूप में लिखे जा सकें? इरेशनल वो होते हैं जो p/q के रूप में नहीं लिखे जा सके। ये ध्यान देने वाली बात है, जो q है क्या होना चाहिए? ≠ 0। ठीक है, अब बात करूँ रेशनल नंबर कौन कौन से। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर या नॉन इंटीजर, यानी कि फ्रैक्शन। इंटीजर की मैं बात करूं तो वो सारे नंबर जो काउंटिंग नंबर होते हैं वो प्लस में हो या माइनस में। तो सारे इंटीजर पॉजिटिव नंबर, 0 या नेगेटिव। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 0 तो 0 ही है, -2, -3, -4, ऐसे सारे नंबर। नॉन इंटीजर जो इंटीजर ना हो यानी कि फ्रैक्शन में हो, 2/3, 5/7, ऐसे सारे नंबर क्या कहलाएंगे? नॉन इंटीजर। अब बात करूं मैं इरेशनल की, बात कर चुका हूं। √3, √5। रूट के अंदर वो सारे नंबर जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो किसी के। 3 किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, 5 नहीं है, √7, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब बात करूं इंटीजर की। इंटीजर की तो क्या क्या बोला? या तो वो निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। 0 और पॉजिटिव को मिला के क्या बोलते हैं उन नंबर को? होल नंबर। ठीक है, अभी रिवीजन चल रहा है आपका। होल नंबर 0 से स्टार्ट होके और 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। अब होल नंबर की बात करूं मैं तो होल नंबर या तो प्राइम होता है या ऐसे करो, होल नंबर में या 0 हो गया या नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को फर्दर डिवाइड करूं अगर मैं तो लिख सकता हूं यहां पे प्राइम एंड कंपोजिट।
या तो वो किसी नंबर से डिवाइड हो जाए या न डिवाइड हो। तो जो प्राइम होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। और जो कंपोजिट होते हैं या तो वो ऑड हो सकते हैं या फिर इवन हो सकते हैं। ओके, इवन ऑड तो पता ही होगा, ODD 3 लेटर है यानी कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। EVEN वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 4 लेटर है तो ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो क्लास 10th में हमें पढ़ना है, जहाँ से हमें एग्ज़ाम में आते हैं बोर्ड क्लासेस में, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बात करता है लेमा। व्हाट इज लेमा? ठीक है, हम क्लास 10th में पहले ही स्टार्ट है लेमा। तो लेमा क्या होता है? लेमा कुछ नहीं होता है। लेमा एक स्टेटमेंट होती है, कही गई प्रूफ की गई स्टेटमेंट होती है जिसको फर्दर प्रूफ नहीं करना, और यही स्टेटमेंट आगे के लिए हमें काम आएगा दूसरे थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा इज अ proven statement used for proving another statement। मैंने क्या बोला कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो फर्दर किसी स्टेटमेंट को प्रूव करने में मदद करता है। A step in the direction of proof। एक ऐसा स्टेप जो अगले किसी थ्योरम को प्रूव करने में हमारी मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं? लेमा। समझ में आ रहा है? लेमा मतलब एक बात हो गई। लेमा एक क्या हो गया? बात हो गया। जैसे अब वो आगे चीज़ बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें प्रूफ करना है, कोई भी चीज़ हमें प्रूफ करना होता है, तो यानी कि उससे पहले जैसे मान लीजिए कि हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना है। पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, तो उसको थ्योरम को प्रूफ करना है तो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? L² + B² = H², या जो भी बोलो उसको। तो उसमें क्या होता है? जो स्क्वायर होता है वो कहीं ना कहीं जाके क्या बताता है कि वो एरिया बताता है। तो एरिया हमें पहले से ही पता है, ठीक है। फॉर्मूले होते हैं, जो थ्योरम होते हैं वही लेमा होते हैं। थ्योरम का ही छोटा सा भाई है, ठीक है। थ्योरम जैसे ये लेमा है, किसी थ्योरम को प्रूव करने में काम आता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, यूक्लिड्स लेमा। यूक्लिड ने बताया था, उन्होंने बोला था कि कोई भी दो नंबर, मैं दो नंबर ले रहा हूँ A × B। उन्होंने बोला कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे एक नंबर आता है P, उस P को अगर मैं C से डिवाइड करूँ, ठीक है। अगर वो डिवाइड हो जा रहा है, समझ में आ रहा है? एक डिवाइड होने के बाद एक क्या आ जा रहा है? इंटीजर आ जा रहा है। A × P = P/C, मतलब P C से तो बोल रहे हैं ना कि या तो A = C × समथिंग होगा या B = C × समथिंग होगा। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि दो नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई होके कोई नंबर बन रहा है, उस नंबर को किसी थर्ड नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो पूरी तरह कंपोजिट नंबर है, मतलब कट जा रहा है, डिविजिबल है, तो जो C है वो या तो A का फैक्टर होगा या B का फैक्टर होगा। समझिए मैं बात क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ किया 6 × 7 आया 42। 42 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो आया हमारे पास 14। यानी कि ये क्या आ गया? एक इंटीजर आ गया, यानी कि ये डिविजिबल है। 3 से 42, 3 से डिविजिबल। इसका मतलब ये कि जो 3 है या तो 6 का फैक्टर होगा या 7 का फैक्टर होगा।
3 इज अ फैक्टर ऑफ 6 और 7, या किसी एक का फैक्टर होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो ये क्या था, यूक्लिड जी का एक लेमा था। ये एग्जाम्पल था, हमारे कोर्स वाला ये नहीं है, हमारे जो बुक में ये नहीं है, हमारे बुक में यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, देखिए नाम तो हम आज सुन रहे हैं, क्लास 10th में इसका नाम सुन रहे हैं, बट हम इसको मतलब अप्लाई इसको करते आ रहे हैं हम क्लास 4th क्लास 3rd से। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक ए नंबर है, हमने बी से डिवाइड किया, क्यू टाइम्स गया, रिमाइंडर क्या बचा, आर बचा। तो इसको कैसे लिखते थे, ए इक्वल टू, ये क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, बी इंटू क्यू प्लस आर। यानी कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड जी ने क्या बोला कि किसी भी नंबर को एक पॉजिटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर डिवाइड किया जाए तो एक यूनिक क्यू आएगा और एक यूनिक आर आएगा। मतलब कोसेंट और रिमाइंडर यूनिक आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए 7 लिया, मैं 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 2 जा 6 आया, तो ये 2 यूनिक है, 1 यूनिक। ऐसा नहीं होगा कि 3 से हमने 7 में डिवाइड किया तो कभी कभी 3 भी आ जाए, कभी 2 आ जाए, कभी 4 आ जाए, ऐसा नहीं। जो कोसेंट है, रिमाइंडर, वो क्या है, यूनिक आएगा हमेशा। फिर उन्होंने फर्दर क्या बोला कि जो रिमाइंडर होगा वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा। जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू बी। मेरी बात समझिए, उन्होंने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक नंबर है 12, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा 2, यानी कि 5 से छोटा 2 बचा। इसी 12 को मैं डिवाइड कर दूँ 6 से, तो 6 2 जा 12, क्या बचा रिमाइंडर 0। इसी 12 को मैं डिवाइड कर दूँ 9 से, तो 9 1 जा 9, जो रिमाइंडर बचा क्या बचा, 9 से छोटा ही बचा। मतलब कोई भी नंबर हो, ये तो समझ में आया कि एक 12 को मैंने अलग अलग नंबर से डिवाइड किया तो उससे हमें ये पता चला कि जो डिवाइजर्स हमेशा छोटा ही रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो उनका स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। उन्होंने बोला क्या था, हाँ तो ये मैंने लिखा क्या, उन्होंने बोला था, उनका स्टेटमेंट ये था, फॉर एनी 2 इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव 2 इंटीजर है ए एंड बी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है, तो उनके बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप आता है, ए इक्वल टू बी से हमने ये ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, कोसेंट, एंड आर क्या है, रिमाइंडर। बोला कि ए किसी ए नंबर में अगर 20 से हम डिवाइड करते हैं तो क्यू टाइम जाएगा, रिमाइंडर आर बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा कभी भी 20 से बड़ा नहीं होगा, 20 के बराबर भी नहीं होगा। ओके, देखिए इनको सिंपल शब्दों में अगर हम समझें, कि एक नंबर ले रहा हूं मैं 7 8 9 10 11 12 13, और भी ले सकता हूँ। मैं सबको किससे डिवाइड किया, 5 से। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड किया तो कितना टाइम्स किया, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा 2, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा 3, 5 1 जा 5, रिमाइंडर क्या बचा 4,
5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा 0। 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या बचा 1। 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2। 5 2 जा 10। मतलब मैं सब में दिखा दूँ, कुछ भी ले लो, अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 क्या है हमारा डिवाइजर, तो डिवाइजर 5 से हमेशा छोटा 2 आया, 5 से छोटा 3, 5 से छोटा 4, 5 से छोटा 0, 5 से छोटा 1, 5 से छोटा 2, 5, मतलब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर लेता हूँ मैं 1 0 3 2 5 7, 5 से डिवाइड करता हूँ मैं। 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा, रिमाइंडर क्या बचा 0। यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचा 0, ओ सॉरी 2, जो 5 से क्या है छोटा है। ओके, तो यानी क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 7 = 5 × 1 + 2। वहाँ लिखना चाहूँ तो 8 = 5 × 1 + यूनिक रिलेशन मिलेगा आपको। देखो 7 से डिवाइड किया तो 1 2 1 3, अगर ऐसा आ रहा है तो एक ही 8 ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर एक नंबर है n नंबर है, उसको मैं 6 से डिवाइड करूं, कितनी टाइम जाएगा मुझे नहीं पता, कितनी टाइम, मैंने मान लिया कि कितनी टाइम्स गया q, रिमाइंडर क्या बचा r, तो क्या लिख सकता हूं n = 6q + r। ठीक है, तो कितने केसेस बन सकते हैं अब मैं बताता हूं आपको। देखिए डिवाइजर क्या है 6 है और रिमाइंडर r है, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर 6 से हमेशा छोटा ही होगा, तो यानी कि रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी कि जो फर्स्ट केस हो सकता है n = 6q + 0, n = 6q + 1, n = 6q + 2, n = 6q + 3, n = 6q + 4, n = 6q + 5, n = 6q + 6। ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर के बराबर आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए। कौन बोल के गया है, हमारे सर यूक्लिड जी ने। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है हमारे पास, एक n नंबर है, उसको 6 से डिवाइड करना, 6 से नहीं मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए 4 से डिवाइड करूँ, कितनी बार गया q टाइम्स, रिमाइंडर क्या बचा r। इसको क्या लिख सकता हूँ n = 4q + r। केस कितने बन सकते हैं, या तो r = 0, r = 1, r = 2 एंड r = 3। r = 4 मैं क्यों नहीं ले सकता, r = 4 क्यों नहीं ले सकता मैं, क्योंकि वो डिवाइजर के बराबर हो जाएगा। तो r = 0 पे क्या केस बनेगा, n = 4q + 0, n = 4q + 1, n = 4q + 2, n = 4q + 3। समझ में आ रहा है। तो यानी कि कोई भी नंबर हो, कितने, अगर ये आप देख लो 6 है ना, तो कितने केस बनेंगे 6 बनेंगे, अगर 4 है तो कितने केस बनेंगे 4 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ रहा है अग्रवाल से, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 व्हेन 1032। तो यहाँ पे आपने ये पहले सीखा होगा, हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है 1032 को डिवाइड करेंगे हम 272 से। ठीक है, यानी कि ऐसे करना है, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें बड़ा नंबर क्या है 1032 = 272 इंटू q + r। अरे समझ में, ऐसे करना है, a = b इंटू क्यू, मतलब a को a ले लेना है, a को b ले लेना है। तो ये कितनी टाइम्स गया 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 2 2
12 में 6 गया 6, यहाँ 2 2 1 जा 1, यहाँ बचा 10 216। ठीक है, क्या बचा रिमाइंडर 216, यानी कि ये हो गया हमारा 1032 इक्वल टू 272 इंटू 3 प्लस 216। रिमाइंडर क्या हुआ, 0 नहीं आया। फिर इसका सेकेंड जो स्टेप होगा वो हम करेंगे, इसमें क्या क्या है नंबर 272 और 216, तो जो बड़ा वाला नंबर उसको a मान लेंगे, यानी कि 272 इक्वल टू 216 इंटू इसको Q1 मानते हैं, इसको R1, Q2 प्लस R2, इसका सेकेंड स्टेप। तो यहां से करते हैं 270 कितने टाइम्स गया 1 टाइम्स, 2 में 6 गया 6, 6 में 7 गया 5। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास 272 इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर क्या आया, अभी भी 0 नहीं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हम लेते चलेंगे। यहाँ क्या गया 216, यहाँ 56। तो जो बड़ा वाला नंबर होगा, जो बड़ा वाला नंबर उसको a मान लेंगे, यानी कि a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो 56 को डिवाइड करें 216, कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम। तो यहाँ देखेंगे 216 इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 40। वो साइड में हम करते जाएंगे, ये दिखाना है हमें, वो नहीं दिखाना है। आप कर सकते हो रफ में, या दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 48। ठीक है, अब क्या बचा, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो फोर्थ स्टेप में चलेंगे। ए बड़े वाले नंबर को a मानेंगे, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो इस नंबर को अगर डिवाइड करूं मैं 56, तो कितनी टाइम्स जाएगा, इसको मैं इधर करूँ, अगर यहाँ क्या बचा था 48, 48 से डिवाइड किसको करूँ 56, कितनी टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स, क्या बचा 8। फिर क्या, चलिए इन रोक देता हूँ। Q4 कितना आया, मैं इसको यहाँ लिखूँ अगर फोर्थ स्टेप वाला, तो 56 इंटू 56 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8। ठीक, अभी भी रिमाइंडर क्या नहीं आया 0 नहीं आया, तो कौन सा स्टेप चलेंगे हम फिफ्थ पे। तो फिफ्थ में बड़े नंबर को a इक्वल टू b इंटू क्यू, समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे 48, 8 6 जा 48, और रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो डिवाइजर होता है ना वही एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो गया 8। अब देखिए, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एचसीएफ 8 किसका है, इन्हीं दोनों का नहीं है। जो नंबर पूछा नहीं, एचसीएफ इन दो नंबर का भी है 8, इन दो नंबर का भी एचसीएफ 8 ही होगा, इन दो नंबर का भी एचसीएफ 8 ही होगा, इन दो नंबर का एचसीएफ भी 8 ही होगा। मतलब हर स्टेप का एचसीएफ कितना होगा 8 होगा। समझ आया। क्या किया हमने कि हमने फर्दर तब तक, मतलब सक्सेसिव डिवीजन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन मतलब तब तक करते जाएंगे डिवीजन जब तक रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। ठीक है, ओके। देखिए, जो ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपके RS अग्रवाल से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमें करना क्या है कि 16 से 51, 2032, 1651 एंड 2032 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जो इससे पहले हम कर चुके हैं। इसमें नया क्या सिखाना हमें, इस एचसीएफ को हमें एक्सप्रेस करना है यहाँ 651m प्लस 2032n, मतलब जो नंबर दिया गया जिसे एचसीएफ निकालना है उसका एचसीएफ उन्हीं के टर्म्स में हो। m की जगह हो सकता है कुछ भी आए, 1 2 3 4 5, n की जगह कुछ भी आए। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते थे कि हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं, जो बड़ा नंबर होता है उसको हम a मानते थे,
उसको डिवाइड किए किससे, 1651, कितनी टाइम्स गया, 1 टाइम्स। फिर 0 नहीं आया तो बड़े वाले नंबर को a मानेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ना, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 16, पहले स्टेप में हुआ 2032 इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381, फिर बड़ा नंबर 1651, ये सेकेंड स्टेप हो गया, इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127। जो थर्ड स्टेप हुआ वो क्या हुआ, बड़ा वाला नंबर 127 इंटू 3 प्लस 0। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। रिमाइंडर क्या गया, 0। तो जो डिवाइजर होता है वही क्या हो जाता है, एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इक्वल टू कितना आया, 127। अब इसी 127 को हमें किस टर्म्स में लिखना है, इसी 127 को लिखना है 1651 m प्लस 2032 n। यहाँ दिख रहा है क्या करें, 127। देखिए हम करना क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि 127 और 654, मतलब इसमें से ये तो मिले ही, एचसीएफ मिले, क्योंकि एचसीएफ के टर्म में लिखना है, एचसीएफ मिले, इनमें से कोई एक नंबर मिल जाए, तो वो तो हमें सेकेंड वाले में दिख रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाई सेकेंड, क्या आ रहा है मेरे पास, 127 इक्वल टू, सेकेंड के लिए 127 को इधर रख दो, ये इधर जाएंगे तो क्या हो गए माइनस में, 1651 माइनस 381 इंटू 4। हमने किया क्या कि इसमें से हम ऐसा देखेंगे, इन तीनों स्टेप में से हम ऐसा देखेंगे कि ये तो मिले ही, तो ये कहाँ कहाँ है, इसमें है और इसमें है। लेकिन इसमें आप देखोगे 381 है, जिस समय काम ही नहीं है, हमें या तो ये मिले या तो ये मिले, तो ये सेकेंड वाले मिल रहा है, तो हमने अपने काम की चीज़ें निकाल लिया। अब देखिए 1651, ठीक है, ये तो हमारे काम की चीज़ मिल गया। अब इसमें से अगर इसको भी हम 2032 वाले टाइप्स में ले जाऊं, मतलब इसके टर्म में इसको लिख सकता हूं 381, हाँ लिख सकता हूं यहाँ पर। ठीक है, समझ आ रहा है, तो हम लिखेंगे बाई फर्स्ट बाई 1 या यूजिंग 1, ये लिख लो आप, यूजिंग 1। 127 इक्वल टू 1651 माइनस 381 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2032 माइनस 1651 इंटू 1, समझ आया। 138 को क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ जब इधर जाएगी तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, 2032 माइनस 1651 इंटू 1, तो 381 इक्वल टू आ गया। और ये जो 4 बचा ये मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है, यानी कि 127 इक्वल टू 1651 माइनस 4 से दोनों मल्टीप्लाई करूँ मैं तो क्या आएगा, 2032 इंटू 4, और यहाँ पे यहाँ माइनस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1651 इंटू 4। यहाँ देखो 1651 यहाँ है, 1651 यहाँ है, यहाँ इंटू 1 है, वहाँ 4 है, मतलब कहूँ मैं अगर कॉमन लेने के लिए तो कितनी टाइम्स जाएगा, 1651 इंटू 5, यहाँ 1 यहाँ 4, तो इसलिए मैंने 5 माइनस 2 इंटू 4। अब देखिए इसके टर्म में लाना था 61 इंटू एम, तो एम की जगह क्या आ गया 5, एन की जगह क्या आया -4। मैं इसको फर्दर लिखूँ अगर 1651 इंटू 5 प्लस में लिखना था तो प्लस 2032
इंटू -4, तो n की जगह क्या आ गया -4। समझ में आया? देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो करना क्या है, हमें HCF निकाल लेना है, फिर देखना है कि हमें दो टर्म्स मिले। HCF तो मिले ही, तो HCF 127 इसमें है, 127 इसमें, इन दोनों में से देखूं अगर इसको मैं लेता हूं तो 381 मिलेगा, 3 मिलेगा, जो इस दोनों में नहीं है। इसको लूं तो 65, इसको लिख लिया, फिर देखा कि ये तो हमारी काम की चीज़ मिल गया, एक तो हो गया काम। इसका काम करना है तो 381 इंटू 4, तो 381 देखूंगा कहीं इसको बदल सकता हूँ क्या, मतलब करना क्या है कि सेकेंड और फर्स्ट वाले से आपका काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे होगा आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एप्लीकेशन है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हैं, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्लास के लिए, आपके बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इस टाइप के, तो आप एकदम ध्यान से धीरे धीरे मैं 3 टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो पहला बोला है ना कि हमें दिखाना है कि कोई भी नंबर हो सकता है 2m के फॉर्म में, तो सारे नंबर क्या होंगे, इवन होंगे। अगर कोई नंबर है 2m + 1 के फॉर्म में तो क्या होगा, ऑड होगा। m कुछ भी हो सकता है, m कोई भी पॉजिटिव या कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि कोई भी 2m से होगा तो इवन होगा, और 2m + 1 के फॉर्म में होगा तो ऑड होगा। चलिए तो हम करते क्या है, देखिए सॉल्यूशन लिखना कैसे हमें, लेट n be an arbitrary positive integer and n divided by 2। देखिए ये क्या काम करेंगे हम, ये पहला लाइन तो सब लिखना ही लिखना है, सेकेंड लाइन लिखने में हम ये देखेंगे किसके लिए पूछा है। जैसे यहाँ 2m पूछा है ना, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बता रहा हूँ, कभी आगे चेंज भी होगा उसको मैं डिस्कस करूँ। तो यहाँ डिवाइड बाई 2, लेट कोसेंट बी क्यू, लेट कोसेंट बी, जो देखिए जो m एंड रिमाइंडर विल बी आर। मेरी बात समझिए, हमें ये सारी चीजें लिखनी है, एंड n डिवाइडेड बाई 2, जिससे बोला है उससे हमने डिवाइड किया। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो आप जैसे देखोगे 2m + 1, यानी कि आपको ऐसे मिला ना कि a = bq + r, तो b को हमने 2 से डिवाइड किया इसलिए b मान लिया, q m है, कोसेंट r रिमाइंडर r ले लिया। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, उनको कैपिटल कर लीजिए, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, n = 2m + r। ठीक है, और r क्या क्या हो सकता है, r = क्या हो सकता है, 2 से छोटा 0 या 1। अगर 0 होगा तो क्या होगा, n = 2m, 1 होगा तो n = 2m + 1। कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इवन होगा। कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इवन होगा। इवन में अगर 1 मैं ऐड करूं, इवन में कोई भी ऑड नंबर ऐड करूं तो क्या आएगा, ऑड। इवन में कोई भी ऑड नंबर ऐड करूं तो क्या आएगा, हमेशा ऑड। समझ में आया? ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। हम करना क्या है, आप देखो n को आप क्या मान लो, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि हमें लिखना होता है n = 2m या n = 2m + 1, n डिवाइडेड बाई 2। अब देखेंगे q क्या है, यहां से पता चल रहा है 2 × m, यानी कि b × q, तो b क्या है 2, तो हमने 2 मान लिया। कोसेंट हमने m मान लिया, जो हमारी काम की चीज हम उसमें देख के मान, ऐसा नहीं कि यहाँ पे l लिख दो b लिख दो, ऐसे नहीं, वहां से क्वेश्चन के हिसाब से हम इसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m + 1 और 3m + 2।
जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या तो वो 3m+1 के फॉर्म में या 3m+2 या 3m+1। हमें देखो एकदम ऐसा क्वेश्चन करते हैं एकदम दिमाग में लेना है कि मतलब इनको n = 3m+1 इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें पता चल गया b क्या है 3 है, q क्या है m है। ठीक है, इसके हिसाब से अब अपना काम करते चले। लेट n be an arbitrary पॉजिटिव इंटीजर। सेम लाइन हमेशा ये याद कर लेना है कि हमें लिखना ही है। उसके बाद ऑन डिवाइडिंग किससे डिवाइड करने पे 3 से, ऑन डिवाइडिंग n by 3 लेट q इज विल भी लिख सकते हो कोसेंट एंड r = रिमाइंडर। ठीक है, अब ऑन बाई या यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या हो जाएगा, n = 3 इंटू क्यू, सॉरी क्यू नहीं है यहाँ m है, m इज द क्वोशेंट, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू m + r। कितने केस बनेंगे, डिवाइजर क्या है 3 है, यानी कि 3 से 3 केस बनेंगे। कौन कौन से, r = हो सकता है 0 हो, r = हो सकता है 1 हो, या r = हो सकता है 2। r = 3 नहीं होगा क्योंकि डिवाइजर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा n = 3m, यहाँ से n = 3m + 1, n = 3m + 2। प्रूफ तो हो गया। कोई भी नंबर ले लो आप, या वो तो 3m के फॉर्म में आएगा, 3m+1 के फॉर्म में आएगा, 3m+2 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, हो गया, ये सेकेंड टाइप का था। अब इसके बाद जो टाइप आते हैं वो स्क्वायर क्यूब टाइप के आते हैं, तो मैं आपको स्क्वायर वाला बताता हूँ, एकदम सिंपल सा। ठीक है, आप उससे समझ जाओगे कैसे करना है। ये हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन लेमा को दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के फॉर्म में होगा या 3m+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या है स्क्वायर है, ये क्यूब भी हो सकता है। ठीक है, तो आप स्क्वायर से सीख जाओगे तो क्यूब भी कर सकते हो। ठीक है, हमें करना क्या है, वही चीजें रटी रटाई चीजें क्या करना है, लेट n be an arbitrary positive integer on dividing n by, अब देख के बताओ किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 दिख रहा है तो लिख दूंगा 3। क्वोशेंट इक्वल टू लेट क्वोशेंट इक्वल टू m एंड रिमाइंडर इक्वल टू r बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या लिख सकता हूं मैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ से हम क्या लिख सकता हूं, n = 3m + r। ठीक है, अब बोल रहा है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, तो हम कर सकते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों, क्योंकि हमें उसका स्क्वायर निकालना है। अगर क्यूब बोले तो आप क्या करोगे, क्यूब कर लेना, तो हम क्या करेंगे n का स्क्वायर प्लस 3m + r का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो a² यानी कि 9m² प्लस b² यानी कि r² प्लस 2ab 6mr 6mr। ठीक है, अब इसमें बात करूं मैं,
n इक्वल टू 3m प्लस आर। इसमें केस कितने बनेंगे? आर क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। केस कितने बने? 3 केस बने। तो केस फर्स्ट देखते हैं। जब r इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की जगह क्या रखूँगा मैं? 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 प्लस 6mr। इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0। तो क्या है हमारे पास? 9m स्क्वायर, n स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर। तो हमें किस फॉर्म में लाना है? हम ये भी देखते रहेंगे 3m के फॉर्म में। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? 3, ठीक है, इंटू 3m स्क्वायर आ गया। तो m इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 3m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे m की जगह अगर आप b रखते तो क्या आ जाता? 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया? 3m के फॉर्म में आ गया। केस 2 लेते हैं हम यहाँ पे। केस 2 क्या होगा? r इक्वल टू 1, यानी कि n स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर प्लस r स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6mr 1, तो यानी कि 6m आ गया। इसको मैं लिखूँ nm स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3, तो ये बचा 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ये क्या आ गया हमारे पास? m। तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ठीक है। केस 3 मैं यहाँ ले लेता हूँ। केस 3 क्या होगा? जब r इक्वल टू 2 तो n स्क्वायर इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस r 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6m प्लस r, 6m इंटू r, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 12m। 9m स्क्वायर प्लस 12m। देखिए हमारी काम की चीज 4 आ गया। अब इसमें से 3 कैसे निकालूँ? तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ। ये भी किस फॉर्म में आ गया? 3m प्लस 1। ये टोटल क्या हो गया हमारे लिए? m हो गया, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आप देख सकते हो इसको। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि आपसे बोलेगा कि कोई भी नंबर, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा कि कोई भी एक नंबर है n है, उसके पावर m है, वो इंड होता है 0 से, मतलब उनके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 0 आएगा। समझ आ रहा है? मतलब कोई जैसे मान लीजिए बोला 4 टू द पावर n ends with 0, मतलब इनका 4 टू द पावर n, 4 के पावर 1 हो, 4 के पावर 2 हो, कोई भी नंबर हो, उनके लास्ट में क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। समझ आ रहा है? तो हमें प्रूफ क्या करना है? देखिए कोई भी नंबर है जिसका 0 आए, जैसे मान लीजिए 10 के 0 आ रहा है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5। 20 के आगे 0 आ सकता है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 आ सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 5। और क्या आ सकता है? 50 आ सकता है, तो 2 इंटू 5 इंटू 5। आप ये देखोगे, कहोगे 2 तो आ ही रहा है सर, 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि इंड होने के लिए 2 और 5 का फैक्टर होना जरूरी है। कोई भी नंबर अगर इंड हो रहा है 2 से 0 से, तो उनका एक फैक्टर 2 और 5 होंगे ही होंगे। समझ में आ रहा है? 2 और 5, इफ एनी नंबर इंड्स विथ 0, कोई भी नंबर अगर 0 के साथ इंड हो रहा है, देन दे हैव मस्ट 2 एंड फैक्टर एज 2 एंड 5, मतलब उनके पास फैक्टर 2 और 5 के रूप में उनके पास फैक्टर होगा ही होगा। तो चलिए 4 टू द पावर n बोला तो क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 के पावर n, तो 2 का स्क्वायर इंटू n, यानी कि 2 के पावर, यहाँ क्या फैक्टर है? बस 2 ही तो फैक्टर आया, ठीक। तो ये कभी भी इंड नहीं होगा 0 से। एक ऐसा इक्वेशन है 6 टू द पावर n, ठीक है। तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3 टू द पावर n, क्या फैक्टर आया? 2 के पावर n इंटू 3 के पावर
n, यानी कि 2 इंटू 3 5 एक फैक्टर होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 25 है तो इसका क्या होगा 5 इंटू 5 के पावर n, यानी कि 5 स्क्वायर के पावर n यानी कि 2n। 2 और 5 दोनों होने चाहिए। जैसे मैं एक ले लूँ 40 के पावर n, तो 40 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 के पावर n, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर n। क्या रहा ये 2 के पावर 3n इंटू 5 के पावर n। 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 मार्क्स में आ सकते हैं कि ये क्या इन जीरोस होगा कि नहीं होगा। ओके, देखिए जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, एकदम सिंपल, हम पहले पढ़ चुके हैं। LCM इंटू SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं तो यहां से कई फॉर्मूले बन सकते हैं। LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन SCF इक्वल टू निकालना हो तो प्रोडक्ट अपॉन LCM। अगर यही निकालना है हमें LCM इंटू SCF दिया हो और एक नंबर दिया हो, जैसे LCM इंटू SCF इक्वल टू A इंटू B, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा LCM इंटू SCF अपॉन B, या B इक्वल टू क्या हो जाएगा LCM इंटू SCF अपॉन A, ठीक है। मतलब 2 नंबर का LCM और SCF दिया हुआ है, एक नंबर दिया तो दूसरा नंबर आप निकाल सकते हो, ये इसमें रिलेशन होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक नंबर है 14 और 56, 14 और 56। SCF निकालते हैं। SCF निकालो तो क्या आएगा 2 इंटू 7, इसका 2 इंटू 2 इंटू यहाँ कर लेता हूँ एक बार 56, 2 4 से करूँ, मैं करूँ, हाँ। SCF क्या होगा इनका, SCF क्या होगा 2 कॉमन है तो और 7 कॉमन है, यानी कि 14। LCM की बात करूं तो सारे नंबर फैक्ट ये 2 ऐसे लेते हैं ना, LCM करने आता है 2 इंटू 7 इंटू जो बचा 2 इंटू 2 यानी कि 56। LCM और SCF दिया हुआ है, जैसे मान लो कि LCM दिया है 14 इंटू 56 इक्वल टू आप करोगे 14, ये तो नंबर सेम आ गया, मतलब समझ लो इनका LCM इंटू SCF इक्वल टू LCM इंटू SCF आ जाता है, ठीक है। ये आसान सा है, 1 मार्क्स में आ सकते हैं MCQ में। मैं यही रोकता हूँ। ओके, थैंक यू।